वेलकम टू जहांगीर स्टडी। मैं संतोष जहांगीर। आज हम राजनीति विज्ञान जो कक्षा 12 है उसके अंदर जो चतुर्थ इकाई है उसका लेसन जो 4 है नव सामाजिक आंदोलन, उसका हम अध्ययन करेंगे। आज नव सामाजिक आंदोलन का अध्ययन करेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले नव सामाजिक आंदोलन वस्तुतः एक ऐसा लचीला शब्द है जिसका संबंध समाज के उन समस्त सामाजिक हितों, समूह और प्रयासों से है जो सामान्यतः प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व से वंचित रह जाते हैं। यानी इसमें यह बताया गया है जो सामाजिक आंदोलन है, इसमें यह बताया गया जो वंचित वर्ग है, जिनको कुछ उनकी हितों की पूर्ति नहीं हुई है, उनके बारे में ये आंदोलन जुड़ा हुआ है। मेन चीज ये है। और ये प्रतिनिधि लोकतंत्र में इसका नव सामाजिक आंदोलन का किया गया है, इसके अंदर व्यवस्था की गई है। यानी ये एक सामूहिक सामाजिक क्रिया है। ये कैसी क्रिया है? एक सामाजिक सामूहिक क्रिया है जिसका उद्देश्य वंचित समूह की हितों की रक्षा करना। जो नव सामाजिक आंदोलन में उद्देश्य क्या है ये याद रखना। इसका उद्देश्य है वंचित समूह के हितों की रक्षा करना। उसमें एक व्यक्ति भी हो सकता है, समूह भी होता है, समाज के कुछ बहुत सारे समूह भी हो सकते हैं, उनका समर्थन करना ही नव सामाजिक आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। सामाजिक आंदोलन लोकतांत्रिक प्रक्रिया का गैर परंपरागत परंतु सक्रिय सहभागी है। ये गैर परंपरागत है परंतु ये क्या है? सक्रिय सहभागी है। ये राज्य कल्याणकारी प्रयासों का पूरक है, राज्य कल्याणकारी स्वरूपों से पूरक है। ये सामाजिक आंदोलनों के पूर्व सामाजिक समूह और वर्गों के हितों को परंपरागत संस्थाओं के माध्यम से ही नागरिक वर्ग प्राप्त करने की कोशिश करता है। सामाजिक आंदोलनों के द्वारा ही जो वंचित समूह है उनकी अगर मांगे पूरी नहीं होती, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, तो वो किसके द्वारा करेंगे? इन नव सामाजिक आंदोलनों के द्वारा ही वो इस अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें सामाजिक आंदोलनों का श्रेणी विभाजन, मतलब कितने प्रकार के सामाजिक आंदोलन होते हैं, इनके कितने रूप होते हैं, सामाजिक आंदोलन कितने रूप होते हैं, इनको श्रेणी में बांट रखा है। कौन कौन से श्रेणी के इस आंदोलन में माने जाते हैं, किस तरह से इस आंदोलन के द्वारा हम वंचित वर्गों की समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो इसके रूप है, देखो रूप कौन कौन से। पहला है क्रांतिकारी, दूसरा आएगा इसमें सुधारवादी, और जो थर्ड नंबर है उपचारवादी, और लास्ट में आपके वैकल्पिक। ये 4 प्रकार से आंदोलनों को बांटा गया है। इन आंदोलनों को कितने प्रकार से बांटा है? 4 प्रकार से। 4 तरीका बेटा, 4 तरीके से हम किसी सिस्टम से किसी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो क्रांतिकारी, इसके बारे में आपको बताऊं, इसको आप बार बार सुनो, ध्यान समझो। क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन प्रचलित सामाजिक संस्थानों और व्यवस्थाओं में आमूल परिवर्तन के पक्षधर है, जैसे नक्सलवादी आंदोलन, वामपंथी आंदोलन। जो क्रांतिकारी जो होता है, जो वर्ग होता है, वो क्या करता है? पूरे सिस्टम को एक साथ बदलना चाहता है कि आमूल, यानी बिल्कुल चेंज कर देना, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ही बदल देना, तख्ता पलट देना। कहने का मतलब सिस्टम को चेंज कर देना। वो आमूल छोटे से लेके बड़े पूरे परिवर्तन का पक्ष करते हैं, और उनका सारा होता है हिंसक क्रांति का, सारा हिंसक तरीका का सारा वो ले सकते हैं। समझ में आ रही है? हिंसक तरीके से भी वो सिस्टम को बिल्कुल बदलना चाहते हैं। थोड़ा परिवर्तन नहीं, संपूर्ण परिवर्तन की बात जो क्रांति करते हैं, जैसे तख्ता पलटना। जिसमें नक्सलवादी आंदोलन और एक है वामपंथी। नक्सलवादी आपके आंध्र प्रदेश क्षेत्र में, दंतेवाड़ा क्षेत्र में नक्सलवादी बहुत ज़्यादा है। वो भी सरकार जो सिस्टम होता है वो चयन करने के लिए क्या करते हैं? हिंसक सारा किसी भी समस्या के लिए वो क्या करते हैं? हिंसक घटनाओं का सारा, हिंसक क्रियाओं का सहारा लेते हैं, और वो डायरेक्टली सिस्टम को चेंज करने के लिए बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल परिवर्तन करना चाहते हैं। कोई भी नियम है उसको बदलने के लिए बिल्कुल चेंज करना चाहते हैं, और उनका जो तरीका होता है हिंसक और आपराधिक प्रवृत्ति होती है। वामपंथी भी इस तरह के होते हैं। वो अनैतिक साधनों के असंवैधानिक साधनों बेटा अवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं, वो होते हैं क्रांतिकारी। तो मेन चीज आएगा ना, आमूल परिवर्तन, संपूर्ण परिवर्तन की बात क्रांतिकारी करते हैं। नेक्स्ट इसमें सुधारवादी, रिफॉर्मेटिव। क्या होता है? सुधारवादी आंदोलन प्रचलित असमानताओं, सामाजिक समस्याओं के धीरे धीरे सुधार के महत्व होते हैं। जो सुधारवादी क्या होते हैं? वो बिल्कुल धीरे धीरे सुधार करने की बात करते हैं, एक साथ सुधार नहीं कर सकते। वो धीरे धीरे सिस्टम से स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं, और सामाजिक समस्या और असमानताओं धीरे सुधार की हिमायती होते हैं। ये धारणा सुधारवादी। इसके लिए सामान्यतः संवैधानिक संसदीय परंपराओं का सहारा लिया जाता है। वो संवैधानिक तरीकों का सहारा लेते हैं, कानून के अनुसार चेंज करने की बात करते हैं। वो क्रांतिकारी करते हैं, वो असंवैधानिक सहारा लेते हैं। ये चेंज इसमें डिफरेंट हो गया। अब देखिए बेटा इसमें क्या होता है? वह गैर सरकारी संगठन होते हैं। वो जो संगठन होते हैं गैर सरकारी होते हैं, वो सरकारी नहीं होते हैं, और उनका तरीका क्या होता है?
वो केवल क्या करते हैं, ये संवैधानिक साधनों का प्रयोग जरूर करते हैं सुधारवादी, और धीरे धीरे परिवर्तन की वो हिमायती है, स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट आएगा आपके उपचारवादी सिस्टम। उपचारवादी विभाजन क्या है? उपचारवादी आंदोलन किसी एक व्यक्ति विशेष या समस्या पर केंद्रित होते हैं, उस विशेष समस्या से मुक्ति दिलाने का प्रयास होते हैं। वो एक व्यक्ति विशेष की बात करते हैं। उपचारवादी क्या करते हैं, एक व्यक्ति, जैसे कोई अपराधी है उसको चयन करने की बात, उसमें सुधार की बात की जाए। जैसे कोई एक क्षेत्र है, जैसे एक व्यक्ति को चयन करना, एक समुदाय छोटे समुदाय को चयन करना, तो व्यक्ति विशेष पे ज़्यादा ध्यान देते हैं वो। यानी जैसे आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे ग्राम पंचायत है, मान लो उस ग्राम पंचायत, मान लो जैसे सरपंच है या सेक्रेटरी है, सचिव है, वो बिल्कुल खराब व्यक्ति है, भ्रष्टाचारी है, कुछ भी, तो उसके लिए वो उस पर ध्यान केंद्रित की बात करेंगे, एक व्यक्ति को सुधारने की बात वो करते हैं, एक व्यक्ति विशेष समस्या पर ध्यान देते हैं वो। आए समझ में? फिर आएगा आपका नेक्स्ट वैकल्पिक आंदोलन, अल्टरनेटिव मूवमेंट्स। ये क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण, देखो ध्यान से, क्या होता है वैकल्पिक, क्या होता है वैकल्पिक आंदोलन, इसके बारे में हम डिटेल्स देखेंगे। वैकल्पिक आंदोलन क्या है बेटा? वैकल्पिक आंदोलन संपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था में बदलाव लाकर एक अलग विकल्प स्थापित करने की बात करते हैं। इसमें सामाजिक मूल्यों में बदलाव शामिल होता है, जैसे नारीवादी आंदोलन। यानी इसमें क्या होता है, संपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था, संपूर्ण समाज में बदलाव की बात करते हैं, और सांस्कृतिक व्यवस्था में बदलाव लाकर एक अलग विकल्प स्थापित करने की बात करते हैं। इसे सामाजिक मूल्यों में बदलाव आ जाए, जैसे नारीवादी आंदोलन जानते हो क्या है? महिलाओं की समस्याओं से मुक्ति दिलाने का एक तरीका पितृसत्ता, यानी उनको पूरा अधिकार देना, यानी महिलाओं के हाथ में शक्ति देना, जो शक्ति पुरुषों के हाथ में है उसको बदल के किस में दे देना, महिलाओं को शक्ति दे देना, महिलाओं का उद्धार करना, नारीवादी आंदोलन ये है। यानी महिलाओं को पूर्ण अधिकार प्रदान करने की बात करते हैं। वो होता है उससे मूल्य चेंज हो जाएंगे, जो काम पुरुष कर रहे हैं उन महिलाएं करेंगे तो क्या हो जाएगा, समाज के मूल्य ही चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो ये सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था में पूर्ण बदलाव की बात करते हैं, अलग विकल्प उनके उसके समान दूसरा विकल्प फिट करने की, स्थापित करने की बात ये करते हैं। दूसरा इसमें देखो, इस प्रकार सामाजिक आंदोलन एक नई व्यवस्था अथवा पुराने व्यवस्था में परिवर्तन के लिए सचेतन, सामूहिक और संगठित मानव प्रयास है। एक नई व्यवस्था स्थापित करने की बात करते हैं, पुरानी व्यवस्था में परिवर्तन के लिए क्या करते हैं, सामूहिक संगठन होता है। जैसे पुरानी व्यवस्था चल रही है उसको बिल्कुल बदलना, पुरानी व्यवस्था के अनुसार जो नियम चल रहे हैं उनको चेंज करके और बिल्कुल बदलने के लिए वो नई सामूहिक व्यवस्था की बात करते हैं। और ये संगठित प्रयास मानव प्रयास है। इसके अलावा इसके माध्यम से सामाजिक व्यवस्था में जड़ता समय अनुकूल मानवीय और अन्य वांछित परिवर्तन के लक्ष्य आधारित सामूहिक प्रयास किए जाते हैं। इनके लिए समय के अनुसार मानवीय और वांछित परिवर्तन के लक्ष्य क्या किए जाते हैं, निर्धारित करने के सामूहिक प्रयास किया जाता है। वैकल्पिक आंदोलन में क्या होता है, सामूहिक प्रयास किए जाते हैं। और देखो इसके बाद में उन सभी आंदोलनों का उद्देश्य क्या होता है, न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना। जो वैकल्पिक आंदोलन का लक्ष्य क्या होता है कि सभी का सामाजिक व्यवस्था स्थापना, न्यायपूर्ण, जो वामपंथी गोलबंदी पर आधारित होता है। कैसी होती है भाई न्यायिक सामाजिक व्यवस्था, कि उसके अंदर निम्न वर्ग उच्च वर्ग सब वर्गों को समान माना जाता है, सबको समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो ये वामपंथी तरीके की गोलबंदी की बात ये करते हैं। तो मैंने इसमें बताया आपको कि सबको समान मानना, सबको समान न्याय मिलना। प्रसिद्ध समाज विज्ञानी अभय कुमार दुबे के अनुसार इससे पहले वामपंथी राजनीतिक कार्रवाई का मतलब वर्ग आधारित गतिविधि माना जाता था। हमारे जो प्रसिद्ध समाज विज्ञानी थे अभय कुमार भारत के, उन्होंने क्या कहा था इसके बारे में, जो वामपंथी, मैंने आपको बताया कि वामपंथी क्या करते हैं, वामपंथी असंवैधानिक तत्वों का सिद्धांत और सारा भी ले सकते हैं। तो उनका मतलब होता है कि वर्ग आधारित गतिविधि मनाया था उन्होंने, यानी एक वर्ग को जो वंचित है उसको क्या माना, उसको ये गतिविधि क्या माना, वर्ग से संबंधित गतिविधि माना है। लेकिन जब पश्चिम में रेडिकल नारीवाद आया तो उस समय क्या हुआ, रेडिकल नारीवाद में क्या बताया गया कि उसके अंदर पर्यावरण संरक्षण, अफ्रो अमेरिकी समूह के नागरिक अधिकार, आणविक निरस्तीकरण और आदि मुद्दों पर आंदोलन संगठित हुए। तो इनकी वर्ग केंद्रितता की चुनौती की गई। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे पश्चिम में रेडिकल नारीवाद की परंपरा कहाँ से शुरू हुई थी, यूरोपीय देशों से। अभी मैंने आपको नारीवाद के बताया कि नारियों को, महिलाओं को अधिकार प्रदान करने की बात पश्चिमी सभ्यता में की गई। उसके लिए कई विद्वान थे, बैटरी फ्रीडन, कैट मिलेट, जो विद्वान थे तुम्हारे कोर्स में फिर बताना चाहता हूँ। तो वर्जिना वुल्फ, ये थे क्या थे, नारीवाद आंदोलन से जुड़े विद्वान थे।
और पर्यावरण संरक्षण की बात की गई इसके अंदर वैकल्पिक में। पर्यावरण संरक्षण का क्या कर्तव्य है कि सभी को मिलकर पर्यावरण को सुरक्षित करना है। अफ्रो अमेरिकी समूह के नागरिक अधिकार, अफ्रीकन अमेरिकी जो समूह के नागरिक हैं उनको भी अधिकार प्रदान करना। आणविक जो आणविक होता है ऊर्जा संबंधित होता है, जैसे यूरेनियम ये पदार्थ होता है उनकी निरस्तीकरण की बात की गई सबके लिए। जो परमाणु हथियार है उनको निरस्तीकरण करना, उस पर भी आंदोलन संगठित है, उनकी वर्ग केंद्रित चुनौती दी गई है। तो इन्होंने ये बताया कि सभी के लिए क्या किया जाता है, इसमें वैकल्पिक आंदोलन में सभी मुद्दों का सहारा लिया जाता है और सबको क्या किया जाता है, एक केंद्रीकृत योजना के तहत सामूहिक प्रयास के द्वारा उन समस्याओं का निदान किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं आपके नवीन सामाजिक आंदोलन प्रमुख समूह कौन कौन से हैं। जो प्रमुख समूह थे नवीन सामाजिक आंदोलन के वो कौन कौन से समूह है। सबसे पहले कृषक अधिकार आंदोलन, कृषक अधिकार आंदोलन। सेकेंड है श्रमिक आंदोलन, फिर आएगा महिला सशक्तिकरण आंदोलन, और नेक्स्ट है विकास के दुष्परिणामों के विरुद्ध आंदोलन। तो ये नवीन सामाजिक आंदोलन प्रमुख समूह है, समूह के द्वारा इनको वर्गीकृत किया गया है। अभी मैंने आपको बताया था शुरू में भाई श्रमिक वर्ग, महिला, कृषक सबसे संबंधित आंदोलन वो नव सामाजिक आंदोलन है। तो ये इसका क्या कर दिया, वर्गीकरण कर दिया गया है, उन समूह में बांटा गया है। तो हम एक एक समूह के हिसाब से अध्ययन करेंगे। पहले देखो सबसे पहले क्या था, हम अध्ययन करेंगे सबसे पहले जो अपना कृषक अधिकार आंदोलन क्या है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कृषक अधिकार आंदोलन क्या है, ये औद्योगिकरण 1991 में अंध औद्योगिकरण, यानी अंध औद्योगिकरण क्या था कि औद्योगिकरण गति बहुत ज्यादा पूरे देश के पूरे विश्व में ना औद्योगिकरण गति बहुत तीव्र गति से बढ़ रही थी। यानी औद्योगिकरण गति आप मैंने सबसे पहले औद्योगिकरण कहाँ शुरू हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था बेटा। तो 1991 में एक ऐसा समय था जो हर जगह औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र गति से फैल रही थी। औद्योगिकरण मशीनों का बहुत ज्यादा आविष्कार हो रहा था 1991 समय। विश्व के संपूर्ण सारे देशों में पूंजीवादी वैश्वीकरण के पश्चात भारतीय कृषकों विशेष रूप से लघु कृषकों के हितों की रक्षा के लिए आंदोलन होते रहे। इनका उद्देश्य मुख्य रूप से वैश्वीकरण और निजीकरण के दौर में मुक्त बाजार व्यवस्था में भारतीय हितों की रक्षा करना। अभी सब मतलब समझो फिर ध्यान से क्या है, इसमें ये बताया गया है कि औद्योगिकरण से क्या होता है, किसका समर्थन औद्योगिकरण किसका है, पूंजीवादी और वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का लेसन हमने पढ़ा था। तो 1991 में वैश्वीकरण और पूंजीवाद का दौर शुरू था उस समय। तो भारतीय कृषकों की क्या इनकी हितों की रक्षा किस करेंगे, इस आंदोलन के द्वारा। क्योंकि औद्योगिकरण के द्वारा कृषक है जो वर्ग है तो उनके लिए क्या लोग कृषक है उनके हितों की रक्षा के लिए ये आंदोलन क्या, इसका उद्देश्य क्या था कि उनको पूर्ण अधिकार दिया जाए, उनके हितों की रक्षा किया जाए, यानी कृषकों को पूरा अधिकार दिया जाए और उनको हर समस्या के समाधान के लिए उनकी जो कृषि संबंधित जो योजना है उनको क्रियान्वित किया जाए। तो ये बात की गई उसके अंदर। और क्या बताया गया उसके अंदर, मुक्त बाजार व्यवस्था की तरफ ध्यान देना चाहिए भारत, यानी जो बाजार है कृषकों के लिए बाजार की व्यवस्था करनी है, उद्योगों की नहीं करनी। औद्योगिकरण की तरफ कम झुकाव देके बाजार व्यवस्था की तरफ ज्यादा ध्यान देने की बात इस आंदोलन की गई। यानी उस समय लोगों का उस समय देश जो संपूर्ण देशों में क्या स्थिति है कि सब उद्योग की तरफ ध्यान थे, कृषि की तरफ उनका ध्यान हट गया था, तो बाजार व्यवस्था की तरफ ध्यान उनका कम हो गया था। तो ये बात कही गई कि बाजार में निजी मुक्त बाजार व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए ताकि कृषकों का हित हो सके। जो कृषक है, भारतीय कृषक और लघु कृषक दोनों है भारतीय में, भारतीय कृषकों में लघु और बृहद कृषक है, उनका हित हो सके। क्योंकि बाजार नहीं रहेगा तो वो कैसे अपने उसका उत्पादन की बिक्री कर सकेंगे, तो उनकी हितों की रक्षा नहीं होगी। तो भारतीय हितों के लिए आंदोलन था कृषक अधिकार आंदोलन। नेक्स्ट इसमें श्रमिक आंदोलन, लेबर मूवमेंट्स। इसमें क्या है, परंपरागत श्रमिक आंदोलन जो मुख्यतः वामपंथी समूह तक क्या देता, जो पहले शुरू में श्रमिक आंदोलन क्या था, वामपंथी। वामपंथी का मतलब समझते हो आप कि जो किसी तरह का सहारा ले सकते हैं, असंवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को मनवाते थे। हिंसा करना, हड़ताल करना, बहुत और विद्रोह करना, वो होता है क्या नाम से, वामपंथी। इनका क्या लक्ष्य था, मुख्यतः औद्योगिक प्रतिष्ठानों, जो औद्योगिक प्रतिष्ठान थे उसमें क्या था, सरकार से स्वयं को सामूहिक सौदेबाजी तक सीमित कर लिया था। उस समय इन्होंने क्या किया था, सरकार से सामूहिक सौदेबाजी तक, यानी सौदेबाजी की बात करते थे। कौन, वामपंथी समूह द्वारा जो आंदोलन था परंपरागत, किस तक सीमित था, सौदेबाजी। जैसे उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे श्रमिकों की मांगों की पूर्ति नहीं हो रही है तो वो विरोध करेंगे, तो विरोध के लिए क्या किया जाता था, उनकी मांगे मानने के लिए कुछ रास्ता निकाला जाता सरकार के द्वारा, और जो
फर्म का जो समझदारी का मालिक है, जो उद्योगपति है, उनके और श्रमिकों के बीच में एक सौदेबाजी की जाती थी, वो था उस समय। इसके विपरीत उदारीकरण वैश्वीकरण के नवीन युग में सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कई श्रमिक समूह सक्रिय हो गए, जैसे छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। अब एक मुख्य बात समझो ध्यान से, पहले तो क्या था, कोई संगठन नहीं था, वो असंगठित आंदोलन था, श्रमिक आंदोलन। इसके बाद में जो 1993 के बाद की बात करेंगे, उदारीकरण आई, वैश्वीकरण के द्वारा में क्या हुआ, श्रमिकों की तरफ के लिए संगठन बनाए गए, संगठन, बहुत सारे संगठन, जैसे एक उदाहरण छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, ये श्रमिकों से संबंधित संगठन है, श्रमिकों हितों की बात करता है। वो भी क्या संगठन है, वो क्या करते हैं, श्रमिकों के संगठन की बात करते हैं, श्रमिकों के कल्याण की बात करते हैं। तो श्रमिक आंदोलन क्या था, ये संगठित होने लग गया कब, 1993 के बाद में। पहले वहाँ पर तो सामूहिक सौदेबाजी तक सीमित था, सौदेबाजी होती थी, अब सौदेबाजी की जगह क्या हो गया, सामूहिक हो गया ये। इसमें क्या बताया गया कि सभी हितों की सुरक्षित करने के लिए संगठन बन गए, और संगठनों की सहायता से क्या करने, श्रमिकों की हितों की रक्षा की बात की गई। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बाद में महिला सशक्तिकरण आंदोलन। महिला सशक्ति आंदोलन क्या है, देखिए, भारत में महिला आंदोलन का विकास उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हुआ। हमारे देश के अंदर ब्रिटिश शासन था, वो क्या था, उपनिवेश। हम भारत ब्रिटेन क्या थे, उपनिवेश। तो हम उपनिवेशवादी शासन से हमारा देश आजादी तरफ चल रहा था। उस समय इसके राष्ट्रीय आंदोलन समय इसकी क्या हुआ, महिला आंदोलन विकास उस समय हुआ था भारत के अंदर। उस समय महिलाओं की बात, आंदोलन की बात की गई थी। देखिए क्या था उसमें, महिला कल्याण तथा महिला विकास के चरणों के बाद 80 के दशक में महिला सशक्तिकरण का दौर नव सामाजिक आंदोलन की देन है। यानी उससे पहले महिला आंदोलन की बात, राष्ट्रीय आंदोलन में बात की गई थी, मगर उसके बाद में 80 के दशक में क्या हुआ, महिला सशक्ति नया दौर, नव सामाजिक आंदोलन की देन है। जो नवीन सामाजिक आंदोलन है उनकी देन है महिला सशक्तिकरण। क्या नाम दिया गया इसका, महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण आंदोलन की बात कब की गई थी, 1980 के दशक में, 80 के बाद का जो समय है उसमें बात की गई थी। ये मांग की गई थी सहभागिता प्रतिनिधित्व एक निर्णय प्रक्रिया प्रभावशाली भूमिका के माध्यम से महिलाओं को सामाजिक व्यवस्था में अपनी समुचित प्रस्तुति अर्जित करनी है। यानी समाज में इस आंदोलन क्या लक्ष्य था, समाज में महिलाओं को अपनी प्रस्तुति अर्जित करना, अपना समाज अपनी भूमिका अर्जित करना, अपने स्थान बनाना था। समाज अपना स्थान बनाने की बात की गई, भाई महिलाओं का समाज क्या स्थान है, क्योंकि उससे पहले समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी, रूढ़िवादी क्या थी, पितृसत्तात्मक। महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था, मतलब महिला क्या कर सकती थी कि परिवार के अंदर परिवार का पालन पोषण घर के अंदर रह सकती थी पहले शुरू में। तो उस पितृसत्तात्मक सत्ता को चुनौती देने के लिए महिला आंदोलन शुरू हुए। यानी महिलाएं परिवार से बाहर भी अर्थव्यवस्था में और राज्य के विकास में योगदान दे सकती है। आप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। पहले महिला आंदोलन में मैंने आपको दो तीन नाम बताया था, केट मिलेट, वर्जिना वुल्फ। उससे वर्जिना वुल्फ ने क्या कहा था, मैं एक महिला होने के नाते मेरा कोई देश नहीं है। वर्जिना वुल्फ ने क्या कहा था, एक महिला होने के नाते मेरा कोई देश नहीं है। इसका मतलब समझ रहे हो आप कि महिला परिवार तक सीमित थी पहले, मगर बाद में ये आंदोलन में महिलाएं आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आप सब देखते हो, लड़कियाँ पहले शिक्षा नहीं मिलती थी, आज महिला शिक्षा में हर क्षेत्र में महिलाओं का विकास, महिला हर क्षेत्र में योगदान है। डॉक्टर है, इंजीनियर है, और मिलिट्री तक में महिलाएं शामिल है, एयरफोर्स में महिलाएं शामिल है। तो ये कैसे हुआ, ये महिला आंदोलन के द्वारा, महिला सशक्तिकरण आंदोलन के द्वारा। किसको चुनौती दी गई थी, पितृसत्तात्मक व्यवस्था को चुनौती दी गई थी, वो रूढ़िवादी थी। इसके बाद लास्ट देखेंगे हम, विकास के दुष्परिणामों के विरुद्ध आंदोलन। विकास का दुष्परिणाम क्या हुआ, उसके विरुद्ध में आंदोलन किया गया, वो देखते हैं हम। यद्यपि विकास एक अनिवार्य और सतत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है, अनिवार्य और लगातार, सतत लगातार चलने वाली प्रक्रिया विकास, परंतु इससे कुछ दुष्परिणाम भी है। बेटा विकास का मतलब आप सब समझ, विकास सही होता है, सभी जानते हैं इस बात को, मगर इसका दुष्परिणाम भी है। ये देखो आप ध्यान से बात की गई, विकास लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, परंतु कुछ दुष्परिणाम भी सामने आए हैं। क्या दुष्परिणाम है, देखो आप सबसे पहले, जैसे सबसे पहले हम देखते हैं इसमें नदियों पर बांधों के कारण विस्थापन, नदी जल विवाद। अब ये इसका पॉइंट मैं समझाऊं, नदियों में बांध बनाए गए विकास के लिए, ये जो नदियां बह रही थी उसमें बांध बना दी गई, और बांध बनाने से क्या हो गया, जल का विवाद हो गया। ये नहीं पानी हमारे, ये जलन जो इस क्षेत्र में आने, बांध बनने से पानी नदी का जो बहाव क्षेत्र वही रुक जाएगा बांध पानी, तो इससे ये विवाद क्या हो गया। मैं इसका
आंदोलन की विरुद्ध की बातें बता रहा हूँ, दुष्परिणाम बता रहा हूँ, विकास के दुष्परिणाम क्या क्या हुए हैं। तो बांध बनाने से फायदा हुआ है, क्या फायदा हुआ पहले तो फायदा समझो। क्योंकि विद्युत उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन, बांधों के द्वारा ऊर्जा उत्पादन शुरू की गई, मगर इससे ये की स्थिति हो गई, नदी जल का विवाद बढ़ गया। दूसरा, सड़क एवं अन्य परियोजनाओं से विस्थापन, सड़क से अन्य परियोजनाओं से विस्थापन की समस्या पैदा हो गई, एक स्थान दूसरे स्थान में लोगों को जाना पड़ गया। और इसके अलावा पर्यावरण शरण, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ गया, उसके अंदर बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, उद्योगों का विकास हुआ, इनसे हुआ है, पर्यावरण क्या हो गया, प्रदूषित हो गया, कल कारखानों से, इनसे पर्यावरण जल सब प्रदूषित हो गए। और इसके अलावा नव सामाजिक आंदोलन ने विकास की पर्यावरणीय आशंकाओं पर ध्यान केंद्रित किया है, यानी पर्यावरण की तरफ ध्यान, लोगों का ध्यान आकर्षित किया है कि और विकास के साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण भी बहुत तीव्र गति से हो रहा है। इसी संदर्भ में अनंत विकास की धारणा को चुनौती देकर संपूर्ण विकास, संपोषणीय विकास के लिए गोलबंदी की गई। और अंत में क्या बात की गई कि संपूर्ण विकास किया जाना चाहिए, ये बात इसके अंदर की गई। तो ये जो लेसन था आपका नव सामाजिक आंदोलन, एक छोटा सा लेसन है, इसको भी आप देखो, सब बच्चे ढंग से पढ़ो इसको भी। इसमें क्वेश्चन की बात हम करते हैं, तो क्वेश्चन तो आप इसमें देख लेना। थैंक यू।